दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट सीरीज़ है या नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी एक ऐसा फार्मूला जिसे श्रीधराचार्य ने बनाया था। और फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग जब रूट्स को फाइंड किए थे तो अल्फ़ा इक्वल टू हमने आपको बताया था -b एंड प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूँ। एंड बीटा इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, यानी ट्वाइस ऑफ ए। अल्फ़ा का वैल्यू देखा आपने, बीटा के भी वैल्यू देखा, और आपको एक विशेष एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, और जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलरेडी मैं इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये जो है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इसमें डिस्क्रिमिनेंट को शो करता है, यानी विवेचक को शो करता है, जिसे आप विवेचक भी कह सकते हैं, विविधकर भी कह सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म है, इस टर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये टर्म क्या है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac और इक्वल टू d, यानी कि विवेचक को एक अंग्रेजी लेटर d से सूचित किया जाता है यहाँ पे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। और d जो है बहुत कुछ हमें बताता है, जिसके कारण हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। उसके रूट्स ऑफ नेचर हमेशा बदलते हैं, तो केवल d के कारण। इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा। एक साइन है जिसे आप लोग या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन कहते हैं। इसमें इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप इस साइन से भी परिचित होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू और कॉमा लेस देन इक्वल टू। आप इन तीनों चीज़ों का मतलब समझते होंगे। इसे हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, इसे हम लेस देन पढ़ते हैं, और इसे हम लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। इस चिन्ह का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आइए देखते हैं। और मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ये है कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, और बीटा के लिए माइनस ऑफ b माइनस ऑफ रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2e। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, जिसमें एक विशेष टर्म आया b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, जो d को शो करता है। आइए देखते हैं ये d क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, की कॉन्सेप्ट अबाउट d और डिस्क्रिमिनेंट यानी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में d क्या है और d किस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है द्विघात समीकरण के अंतर्गत या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत। इसमें 3-4 बातें जो हैं वो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले d ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग, और इसका जो मीनिंग जो होता है d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है d बराबर पॉजिटिव, यानी d जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखता कि d लेस देन 0, डैट मीन्स d जो होगा वो निगेटिव आएगा, यानी निगेटिव। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरी जो इसमें बात है, d अगर ग्रेटर देन d इक्वल टू 0, डैट मीन्स इसका एक मीनिंग होता है, उसको हमें ध्यान में रखना है। डैट मीन्स d अगर d इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स आप इसे बोल सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू 0। इसका और एक मीनिंग जाता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ ac। इसका एक और मीनिंग जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं b इक्वल टू
रूट अंडर 4 ऑफ AC। यानी इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। एक और मीनिंग होगा जिसका D का अर्थ, अगर ऐसा लिखा हो D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका दो मीनिंग होगा। पहला मीनिंग D या तो ग्रेटर देन होगा 0 से, डैट मीन्स D या तो पॉजिटिव होगा, और दूसरा मीनिंग इसे हमें निकाल के लाना है D इक्वल टू 0, और ये 0 का कंडीशन ये फॉलो करेगा, डैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 ऑफ AC या बी इक्वल टू रूट अंडर 4 ऑफ AC। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। एक बार और मैं बताना चाहूँगा एक और कॉन्सेप्ट जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा लिखा हो D इक्वल टू, अगर मान लीजिए 0 आए और यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का अर्थ होता है पूर्ण वर्ग। यानी जब ये पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा, जब ये पूर्ण वर्ग होगा तो हमें इसके जो मूल होंगे वो परिमेय प्राप्त होंगे। डैट मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि जो रूट्स होंगे, अल्फ़ा जो होगा यानी कि एक रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, और बीटा का भी वैल्यू जो होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर, डैट मीन्स परिमेय संख्या। इस बात को समझने के लिए थोड़ा मैं एग्जाम्पल भी क्रिएट करूँगा थोड़ा देर बाद, जिससे आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। यानी जब D 0 के बराबर हो जाए, D बराबर हो 0 और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो आप इसके बारे में यानी अल्फ़ा और बीटा के बारे में कंक्लूज़न कर सकते हैं कि अल्फ़ा भी रैशनल नंबर होगा और बीटा भी रैशनल नंबर होगा। एक कंडीशन को और मैं समझाना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी बात अगर हम लोग ध्यान दें कि D लेस देन 0, तो इसका क्या मीनिंग आता है। इसका अर्थ ये होता है कि अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा चूँकि रूट्स हैं तो ये हो जाएंगे आपको इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर हो जाएंगे। यानी आप इससे +2 में पढ़ते हैं, यानी कि ये आयोटा के फॉर्म में हो जाएंगे। डैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ये रूट्स रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंतर्गत आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। यानी इस रूट को आप रियल रूट्स नहीं कह सकते, बाकी सब रियल रूट्स होंगे, लेकिन जैसे ही D लेस देन 0 हो जाए, जहाँ D निगेटिव हुआ, तो यहाँ इसका एक और अर्थ आएगा कि D जो होगा यानी कि नॉट रियल, यानी कि इमेजनरी, ये रियल नंबर नहीं होंगे, नॉट रियल। डैट मीन्स ये इमेजनरी नंबर होगा। इमेजनरी नंबर को आप लोग 10+2 में पढ़ेंगे अगली कक्षा में, जिसे हम इमेजनरी संख्या यानी काल्पनिक नंबर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये रहा नेचर। अब इस चीज़ को और भी तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि D जब 0 होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। अगर आप इसमें D को 0 करके देखें तो क्या होता है, आइए देखते हैं। अगर मैं D इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो D जैसे ही मैं पुट करूंगा 0, तो आखिर देखिए क्या हो रहा है। देन आप ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस रूट अंडर, और चूंकि D का वैल्यू जो होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, यानी हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, और ये हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू, यानी 0 का स्क्वायर रूट तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 0 ही होता है, 0 का वर्गमूल, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा -b अपॉन 2 ऑफ a। और इसी प्रकार से आप बीटा के बारे में देखें। अगर मैं बीटा के बारे में ऐसा लिखूं कि बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2 ऑफ a, तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि माइनस ऑफ b के जगह पे माइनस ऑफ b माइनस रूट अंडर फिर से 0, चूँकि d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, और b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac क्या है 0। फिर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे बाई 2a होगा, और आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जब 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। फिर से आपके पास एक आया रिज़ल्ट -b अपॉन 2 ऑफ a। यहाँ पर अगर आप सही रूप से कंक्लूज़न करें तो आप देख पाएंगे कि जब D को आप 0 के बराबर रख रहे हैं, स्टार फैक्ट है, जब D को आपने 0 किया तो आपने देखा
कि अल्फ़ा की जो वैल्यू प्राप्त हुई आपको, यानी -b/2a, और वही वैल्यू आपको प्राप्त हुई बीटा के जगह पे, यानी आप बीटा को फिर से कंक्लूड कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू, डैट मीन्स बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं -b/2a। इस बात को थोड़ा ध्यान दें। जैसे ही आपने देखा कि अगर मैंने d को 0 किया तो दोनों रूट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब मैंने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट में हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जब मैंने d = 0 रखा, जब d = 0 रखा तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गई -b/2a हो गई, एंड बीटा की जो वैल्यू हो गई -b/2 हो गई। अब सवाल ये उठता है कि मैं d का नेचर चेंज कर रहा हूँ, यानी केस 2 की बात करते हैं। यानी केस 2 में हम लोग ऐसा कंडीशन लेंगे कि जब d > हो 0, तो फिर अल्फ़ा के बारे में सवाल उठता है कि भाई अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा एंड बीटा की भी वैल्यू क्या होगी। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को फोकस करना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ d > 0। इस चीज़ को आपको समझना होगा। डैट मीन्स जब हम d को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव मतलब d पॉजिटिव होना चाहिए, तब अल्फ़ा और बीटा के बारे में आप क्या कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें कि d हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यानी जब हम d पॉजिटिव लेंगे यानी 0 से बड़ा लेंगे, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे। तो थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो हम देख पा रहे होंगे कि चूँकि हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला से पढ़े हैं कि अल्फ़ा = होता है -b + √d/2 ऑफ a, यानी 2 और बीटा के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि बीटा = होता है -b - √d/2 ऑफ a। यहाँ पे d मतलब b² - 4ac को मैंने d लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ, स्पेस थोड़ा कम लगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मैं d को पॉजिटिव लूँगा, जब मैं d को पॉजिटिव लूँगा इसका मतलब ये है कि ज़रूर 0 से कोई बड़ा नंबर मुझे रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं कोई बड़ा नंबर रखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने d से बड़ा कोई नंबर रख लिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे k रखा, यानी कि मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मैंने k रखा। जब d > 0 तो k पॉजिटिव नंबर मैंने रख दिया /2 ऑफ a। थोड़ा ध्यान दें और फिर से मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करूँगा कि b = -b और फिर माइनस ऑफ यहाँ पे k /2 ऑफ a। यानी आप देख पा रहे होंगे कि दोनों मूल कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो कि यहाँ पे तो √d है और यहाँ पर भी √d है, अगर मैंने k माना तो आप अगर मन करे तो आप √k भी लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने मन से ऐसा नंबर सोच रखा था जिसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो आप अब ऐसे भी देखें थोड़ा सा। तो आप क्या देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये है -b + √2 ऑफ a, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b = -b - √k/2 ऑफ a। थोड़ा दोनों पे ऑब्जर्वेशन करें तो आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? द बेसिक डिफरेंस इज साइन, यानी यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। इसका मतलब ये है कि दोनों मूल अलग अलग हो गए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब d > हो 0 तो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि भिन्न होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया डियर स्टूडेंट्स? आपने ऑब्जर्वेशन किया कि जब d > हो 0 तो मूल वास्तविक हो रहे हैं, मूल वास्तविक और असमान हो रहे हैं। वास्तविक और असमान होंगे। बिल्कुल आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि जब मैंने d को > 0 ले लिया तो मूल जो हो गए वास्तविक आए, यानी रियल नंबर में आए, और साथ साथ ये असमान हो गए, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कुछ और होगा और बीटा की वैल्यू कुछ और होगी। यानी दो ऑब्जर्वेशन हमने प्राप्त किया कि जब d > हो 0 तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरा कंडीशन में मैंने क्या देखा कि जब मूल, यानी कि जब d > 0 होगा
तो दोनों मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान। असमान मतलब डिस्टिंक्ट, अल्फ़ा का वैल्यू कुछ और होगा और बीटा की वैल्यू कुछ और होगी। आइए देखते हैं केस थर्ड के बारे में, यानी केस थर्ड। थोड़ा ध्यान दें, केस थर्ड में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब d लेस देन हो 0, तो हमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मन में आ रहा है कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें ज्ञात करना है कि भाई अल्फ़ा कितना होगा और बीटा कितना होगा, इसके बारे में। तो हम लोग इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कैसे, आइए देखते हैं। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें मूलों को ध्यान देना पड़ेगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? +2, यानी 2 होगा। लेकिन जब आपसे यही कोई क्वेश्चन पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा देर के लिए आप रुकेंगे कि भाई मैंने तो निगेटिव का स्क्वायर रूट सीखा ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई √4, आप इसे लिख पाएंगे। और इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में रूट आयोटा कहते हैं, और 4 का वर्गमूल जो यानी स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी अब ये हो गया 2 यानी कि आपने एक नया चीज़ सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू जो होती है आयोटा के बराबर होती है, जिसको हम लोग इमेजनरी नंबर से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ हमें पढ़ना है। डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आयोटा एक नंबर होता है जो सम्मिश्र संख्या यानी काल्पनिक संख्या है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करें, चूँकि d लेस देन है 0 यानी d निगेटिव होगा, तो आइए ध्यान देते हैं। यानी हमने पढ़ रखा है कि चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है -b प्लस √d बाई ट्वाइस ऑफ a, और बीटा की वैल्यू हमने पढ़ रखी है कि -b माइनस ऑफ d बाई ट्वाइस ऑफ a। थोड़ा ध्यान दें आप, जैसे ही आप निगेटिव लेंगे d को, यानी अब आप इस प्रकार से लेंगे -b प्लस √-d बाई ट्वाइस ऑफ a, और कॉमा बीटा इक्वल टू आप लेंगे -b माइनस √, फिर -d बाई ट्वाइस ऑफ a। और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख पाते हैं, -b प्लस √, माइनस ऑफ और इंटू √d बाई ट्वाइस ऑफ a, और फिर आप लिख पाते हैं बीटा इक्वल टू -b माइनस ऑफ 1 इंटू √d बाई ट्वाइस ऑफ a। यानी थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा जो मैंने वहाँ पे स्टडी कराया आपको, कि ये जो √-1 है यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। यानी आप इसी चीज़ को आप लिख पाएंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू जो हो गई -b प्लस आयोटा इंटू √d बाई ट्वाइस ऑफ a, और बीटा की वैल्यू जो हो गई -b माइनस आयोटा इंटू √d बाई ट्वाइस ऑफ a। और जैसे ही आपको आयोटा दिखाई दे दिया तो आप ये कह पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये मूल जो होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। यानी आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप कह सकते हैं कि जब d लेस देन 0 तब मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक एवं असमान होंगे। असमान माने अलग अलग होंगे, असमान होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक और केस के बारे में। एक केस ऐसा भी है कि जब d ग्रेटर देन हो 0 और साथ ही d एक पूर्ण वर्ग हो, d इक्वल टू एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। यानी उस स्थिति में मूल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उस स्थिति में मूल क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है -b प्लस √d और बाई ट्वाइस ऑफ a, कॉमा, और बीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बीटा इक्वल टू -b माइनस √d और बाई ट्वाइस ऑफ a यानी 2a। अब थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि d जब पूर्ण वर्ग हो, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा
कि रूट अंडर डी का मतलब होता है कि डी का एक ऐसा वैल्यू हम लोग सोचें जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए। यानी आप अच्छी तरह जानते हैं कि डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यानी यहाँ पर a, b, c जो होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और एक ऐसी संख्या हमें यहाँ पे सोच के रखना है कि इसका वर्गमूल निकालने पर आसानी से निकल जाए। उस स्थिति में डी क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और उस स्थिति में हम लोग को फाइंड करना है कि मूलों पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए देखते हैं। यानी कि उस स्थिति में जब d ग्रेटर देन 0 हो और एक d एक पूर्ण वर्ग हो, दोनों स्थिति को हमें भांपना है यानी समझना है। तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू, अगर हम इसे -b लिख लें, और चूंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि d एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मैं यहाँ पे d का जो वैल्यू आया यानी वर्गमूल निकालने पर मान लेता हूँ कि यहाँ पे k आ गया और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए। उसी प्रकार से बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी -b और माइनस, और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी k बाई 2 ऑफ ए। अब आपको समझने में दिक्कत थोड़ी हो रही होगी, भाई मूल ये जो हो गया परिमेय कैसे होगा, यानी परिमेय संख्या कैसे होगा। थोड़ा ध्यान दें, परिमेय संख्या के लिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ रखे होंगे कि उन संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं जो अंश बटा हर के रूप में हो, जहाँ हर 0 के बराबर नहीं हो। तो आप देख पा रहे हैं अंश बटा हर, यहाँ पर भी अंश बटा हर। आप कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, लेकिन फिर भी यदि आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं थोड़ा सपोज कर ले रहा हूँ। लेट ए की वैल्यू मैंने 4 रख ली, बी की वैल्यू मैंने 2 रख ली और सी की वैल्यू मैंने 1 रख ली। और इसके आधार पर ए की वैल्यू मैंने 4 रख ली, बी की वैल्यू मैंने 2 रख ली और सी की ना बल्कि के की वैल्यू मैंने 1 रख ली। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए। इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू जो हो जाएगी -b, यानी b की जगह पे हमें -2 रखना होगा, प्लस के की वैल्यू आप 1 रखेंगे बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमने 4 रखी है। यानी रिजल्ट क्या आएगा, एक माइनस हो एक प्लस हो तो घटता है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, लेकिन बड़े वाले के पास जो चिन्ह है वह लगता है, यानी -1/4 2 = 8। एक तो ये आ गया। आइए देखते हैं बीटा के बारे में। बीटा की वैल्यू -b की जगह पे हमें क्या रखना होगा 2, यानी कि यहाँ पे -2, फिर माइनस के की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1, यानी 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है 4। थोड़ा ध्यान दें, -2 और -1 यानी -3। जब दोनों में माइनस हो तो जुटता है, यानी कि बढ़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। और 2 चौके 8। आप थोड़ा फिर से ऑब्जर्व करें तो आप देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आई -1/8, यानी कि अंश बटा हर, और बीटा की वैल्यू भी आप देख पा रहे होंगे -3/8, यानी कि अंश बटा हर के रूप में आ गया। इसका अर्थ ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, आपने ऑब्जर्वेशन ये किया होगा कि जब d ग्रेटर देन हो 0, साथ ही d जब पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब आप ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा परिमेय संख्याएं होंगी, यानी तब अल्फ़ा और बीटा का मान अर्थात मूलों का मान परिमेय होगा। आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। यहाँ पे ध्यान देखें, ABC रियल नंबर के लिए है। इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को देखते रहें। मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।